राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें 57.87% मतदान हुआ है। वहीं बीकानेर में 53.96% वोटिंग हुई है। पहले चरण की वोटिंग के बाद खबर अपडेट ने एक परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं समेत बीकानेर के कई प्रबुद्धजनों ने शिरकत की। इस परिचर्चा में बीकानेर संसदीय क्षेत्र की तमाम समीकरणों से लेकर वोटिंग परसेंटेज पर तफसील से बातचीत हुई। आइए जानते हैं इस पर किसका क्या कहना है। बीकानेर संसदीय क्षेत्र केंद्रीय मंत्री का लोकसभा क्षेत्र होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। मतदान के बाद इस क्षेत्र में क्या आकलन है मोटे तौर पे, और चुनाव परिणाम 4 जून को आने इससे पहले हम ये एक असेसमेंट करें कि इस लोकसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशियों की क्या स्थिति है। इसलिए बैठे हैं बीजेपी के और कांग्रेस के प्रमुख लोग हैं यहाँ, और सबका अपना अपना आकलन है। जो मेरे पास धरातल की रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ली हुई रिपोर्ट है, जानकारी ली हुई है। अनूपगढ़ में प्रेमचंद अत्री है, एडवोकेट है और अर्जुनाभ जी के बहुत नजदीक आदमी है। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है। उसने कहा यार पहली बार ये हो रहा है, यहाँ अर्जुनाभ अच्छी लीड लेते रहे, पहली बार ये हो रहा है कि अनुसूचित जाति के वोट और पंजाब के लोगों के वोट उनको नहीं गए हैं, और स्थिति बहुत क्रिटिकल है। कोई बहुत बड़ी लीड लेके अर्जुनाभ गया है, इसकी गुंजाइश नहीं है। खाजूवाला में नीतीश यादव है, मेरे मित्र है, उनके फादर पत्रिका में रहे हुए हैं, वो भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं। उनसे मैंने पूछा क्या स्थिति है, वहाँ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। उन्होंने कहा वैसा प्रॉपर खाजूवाला में तो बीजेपी का जो सामान्य कास्ट के वोट अच्छे पड़े हैं बीजेपी के वोट। पूगल, छत्तीसगढ़ और ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोट कांग्रेस की फेवर में पड़े हैं। यहाँ मोटे तौर पे गोविंद राम की स्थिति बहुत सम्मानजनक रहेगी, बहुत ज़्यादा पीछे रहे वो बात नहीं है। महर्षि है डूंगरगढ़ में, विजय महर्षि है, वो भी पूरा पॉलिटिकल असेसमेंट करता रहा। उससे मेरी कल बात हुई, उसने कहा कि बीकानेर की 4 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे असेसमेंट में है, उसमें लूणकरणसर, डूंगरगढ़ और नोखा और कोलायत, उसमें बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा आगे रहे ये स्थिति नहीं है। उसका ये कहना है कि लूणकरणसर में थोड़ा बहुत कांग्रेस आगे रह सकती है, डूंगरगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस आगे रह सकती है, डूंगरगढ़ प्रॉपर में बीजेपी आगे है, और नोखा में जाट वोटों का ध्रुवीकरण होने के कारण बीजेपी को ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। और अनुसूचित जाति के वोट जो कोलायत क्षेत्र में है, पिछली बार तो देवी सिंह पार्टी खिलाफ थे तो सारे अनुसूचित जाति के लोग यूनाइट हो गए थे। इस बार वो पक्ष में है, और उस तरह की वातावरण इस तरह का बना है कि गोविंद मेघवाल सामान्य जातियों के लिए बहुत एग्रेसिव बोलता है, तो उसके फॉलोअर्स अनुसूचित जाति के लोग, ये आपका भी असेसमेंट है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो वो 70% जो कोलायत क्षेत्र में कास्टिंग हुई है अनुसूचित जाति के वोटों की, जाट की, वो कांग्रेस की फेवर में है। तो 4 विधानसभा ये कांग्रेस के लिए वो या तो समान स्थिति में है या थोड़ी बहुत कांग्रेस आगे। ये जो ग्राउंड रिपोर्ट उन लोगों ने दी है उसके आधार पे कह रहे हैं। और बीकानेर सिटी का तो बताने की जरूरत नहीं है, या तो 1 से 1.5 लाख बीजेपी आगे है। तो ये मोटे तौर पे जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट है वो है। परसेंटेज आपको सबको पता ही है। अब अपन अपना विजन निष्पक्ष हो, अपन ये नहीं है कि अपन अर्जुनाभ जी को जीता है या गोविंद राम को जीता है, इसलिए अपना जीताने से जीतेगा तो नहीं, तो वोट पड़ गए यार, वो गिनती से जीतेगा। पर अपन निष्पक्ष आकलन करके ये एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मेरे को इस जो बुद्धिजीवी वर्ग है इसके भीतर शामिल किया। मैं सबके विचार सुन रहा था, और मेरा एक अपना एक अलग अनुभव है। मेरे असेसमेंट करने का भी एक अलग तरीका होता है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से असेसमेंट करता है, जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उससे सहमत हो। जहाँ तक आप जो विधानसभा वार नब्बोलवार बता रहे थे, आपने एक एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम लेकर इन चीज़ों को बताया, कहानी वही निकल कर आ रही है। देखिए, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो यहाँ से भाजपा को जिताने की स्थिति में काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे फैक्टर भी हैं जो भाजपा से नाराज़गी वाले हैं, पर नाराज़गी विपक्ष के पास जाए या उसको फ़ायदा पहुँचाए, ऐसी संभावना
यहाँ नहीं बन पाई। बन जाती अगर गोविंदराम मेघवाल चुनाव से, मतदान से 4 दिन 5 दिन पहले अपने हथियार नहीं डालते तो। गोविंदराम मेघवाल बहुत एग्रेसिव व्यक्ति है, लड़ने वाला जुझारू व्यक्ति है। तरह तरह के उनके बयान जो हैं पिछले वक्त में देखते हैं। कांग्रेस में उन्होंने अपना एक कद जो है वो बढ़ा लिया, प्रदेश स्तर के नेता अचानक से बन गए। उसके वजह उनकी बयानबाजी, उनका एग्रेसिवनेस, ये उनकी यूएसपी है। परंतु कहीं कहीं ये नुकसान भी कर देती है। हमारे बीकानेर का जो कल्चर है, जिसे हम बार बार छोटी काशी भी कहते हैं, हम यहाँ के अलमस्त और मस्तमोले लोग, कचौड़ी समोसे में खुश रहने वाले लोग, परकोटे के भीतर अपना जीवन यापन करके ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है यहाँ के लोग, ऐसी धारणा आमतौर पर बीकानेर की निकल कर आती है। तो यहाँ के लोगों को थोड़ी सी सुख शांति से ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम, जैसा कि आम लोगों में भी ये चर्चा का विषय है, और जिस दिन से ये इलेक्शन मतलब अपने परवान पे चढ़ने लगा, उस दिन से ही न केवल भाजपाई, वो तो कॉन्फिडेंट है ही हैं, कांग्रेसी भी मान रहे हैं कि हम कहीं न कहीं बीकानेर पूर्व और पश्चिम में जो है वो मात खाएंगे। उन्हें, प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता को, कांग्रेस के रणनीतिकार को इस बात का डर था कि वो बीकानेर से लीड अर्जुन राम जी कितना लेके जाते हैं, बीजेपी कितना लेके जाते हैं, वो डिपेंड करेगी चुनाव किस साइड जा रहा है। हुआ भी वही। हालांकि मतदाताओं में थोड़ी निराशा थी, चुनावों को लेकर उत्साह नहीं था। जैसे अजय जी, क्रिकेट मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच है, हमें नतीजा पहले से मालूम है, लोग स्टेडियम तक नहीं पहुंचते, ये स्थिति हो जाती है। पर हाँ, अफगानिस्तान कभी कभी बड़े मैच जीत भी रही है, तो एक ये वो मन में तो वहम था ही था। इस वजह से लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया और वोटिंग परसेंटेज जो है कम रहा बीकानेर शहर का खासतौर से, बीकानेर पूर्व का खासतौर से। ये स्थिति कमोबेश गाँव में भी चली गई। गाँव में कांग्रेस का जनाधार ज़्यादा आना था, वोटिंग ज़्यादा आनी थी, परंतु गोविंद राम अपने ही कांग्रेसी नेताओं का समर्थन हासिल करने में असफल रहे। वो जिस तरह से अपने विपक्षी लोगों को जो बोलते हैं, जिन्हें हम नैतिकता में उचित नहीं समझते, वैसा का वैसा बोल वो कांग्रेसियों को भी बोलते हैं। चाहे उनकी मीटिंग हो रही हो, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही हो, किसी को रणनीति बनाने वाली मीटिंग हो रही हो, कार्यालय खोलने की मीटिंग हो रही हो, गाड़ियां बुक करने की मीटिंग हो रही हो, काम सौंपने की मीटिंग हो रही हो, तो उनका जो व्यवहार है वो वैसा का वैसा ही रहता है। इस वजह से बहुत से कांग्रेसी लीडर्स वोट तो हो सकता है गोविंद राम को दें, पर वो वोट लाकर उसको गोविंद राम को जितवाने वाली पोजीशन में जो है वो कांग्रेसी, मेरे को उन कांग्रेसियों में, नेताओं में कमी नजर आई। ये कारण रहा कि जगह जगह इनके कई जगह कार्यालय भी नहीं खुल पाए और इनके जो बूथ मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो भी उदासीन प्रवृत्ति का रहा। बीकानेर में कल आंधियाँ भी चली, गर्मी भी आ गई। जब रोमांच नहीं था इस मैच का तो लोग बाग घरों से वोट देने भी कम नहीं किए। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने जो है वो, मेरे को 2-3 जगह से सूचना मिली कि वो जत्थों के रूप में आके वोटिंग की, और वो वोटिंग की बीजेपी के पक्ष में। बड़े जो कास्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे जाट हैं तो वो असमंजस में रहे, कहाँ जाएं। राजपूत हैं, वो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनके गुजरात वाले, उनके बयान से कुछ नाराज थे, तो उन्होंने भी एक तरह से बड़े जत्थों ने न्यूट्रल रहने का सा काम किया। कुल मिला के लबोलबा ये आ रहा था कि बीकानेर पूर्व पश्चिम से अर्जुन राम जी बड़ी लीड लेंगे, अनूपगढ़ इलाके से गोविंद राम मेघवाल बड़ी लीड लेंगे। परंतु कल देर रात तक जो समाचार आ रहे थे लोगों से मिलने के बाद में, उसमें ये तय हुआ कि साहब लोगों ने अर्जुन राम के पक्ष में इतनी नाराजगी तो जो थी, परंतु लास्ट में मोदी फैक्टर काम कर गया और अनूपगढ़ में भी अर्जुन राम लीड ले रहे, चाहे वो मार्जिनली कम हो, 10 से 15 हज़ार के बीच हो। बीकानेर पूर्व पश्चिम में लीड ले रहे हैं, 3 विधानसभाओं में अर्जुन राम की खुली लीड आ रही है। इसके अलावा जो बाकी अन्य स्थल हैं, वहाँ पर कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं, लोकल विधायक हैं या चुनाव हारे हुए लोग हैं, वो इतनी मेहनत गोविंद राम के प्रति नहीं कर पाए जितनी उन्हें करके एक इतिहास बनाने का मौका कांग्रेस के पास था। कांग्रेस पार्टी के भीतर गोविंद राम ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि वो एन कैन प्रकरण, उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया कांग्रेस आला कमान के सामने कि अगर मुझे टिकट नहीं दी तो ये सीट तो आपकी गई, और मुझे अगर आप टिकट देते हो तो मैं मार्जिन जो है वो इतना नहीं रहने दूंगा, और कम से कम कांग्रेस के लिए संभावनाएं जो है वो बरकरार रहेगी। तो हालांकि एग्जिट पोल तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा, अभी इलेक्शन चल रहे हैं अजय जी,
भीतर वकील भी बोलता रहता है कानून के बारे में, वो भी कहता रहता है। पर इतना तय है कि यहाँ से जब रिजल्ट आएंगे तो गोविंद राम मेघवाल और कांग्रेस के उन नेताओं को अफसोस होगा जो कहीं न कहीं मेहनत करने से चूक गए। अदरवाइज ये सीट आसानी से निकाली जा सकती थी। अर्जुन राम मेघवाल से लोगों की नाराजगी थी। अर्जुन राम मेघवाल के सौम्य व्यवहार से लोग जरूर खुश थे, उसके उलट उनका एग्रेसिव व्यवहार से लोग थोड़ा डर रहे थे, कतरा रहे थे। आप ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हो, मैं उसी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3-4 साल से निवास कर रहा हूँ जहाँ गोविंद राम मेघवाल की तूती बोला करती थी। उन्होंने काम भी खूब करवाए, अपने विरोधियों को जमकर उन्होंने एक तरह से प्रताड़ित करने वाली सी उसी में पोजीशन में वो रहे। जिसने गोविंद राम का विरोध कर दिया वो व्यक्ति जो है काफ़ी प्रताड़ित रहा। परंतु जो गोविंद राम के समर्थक रहे या जो गोविंद राम के मन में जिनके प्रति, उनके प्रति गोविंद राम ने काम भी ज़बरदस्त करवाया। गोविंद राम के बारे में एक धारणा ये भी है कि गोविंद राम मेघवाल ने अगर साथ दे दिया किसी का तो उसके फिर वारे न्यारे हैं, मतलब वो बंदा वादे का पक्का है। वो अर्जुन राम जी की तरह थोथी घोषणाएं या मीठी गोली जैसी बीकानेरी भाषा में कहते हैं वैसी देने में भरोसा नहीं रखते थे। परंतु अंततः लास्ट में जब रिजल्ट निकल के इस जनता का मतदान के दिन सामने आया तब लोगों ने सादगी से, शांति से रहना पसंद किया और जिस धारा में बीकानेर चलता आ रहा था उसी धारा में उसने वोटिंग कर डाला। जहाँ तक अर्जुन राम जी की बात है, उनका व्यवहार सब जानते हैं कि एक बहुत ही सौम्य व्यवहार के व्यक्ति हैं और ऊंचा भी शायद आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो प्रयासपूर्वक भी नहीं बोल पाते हैं किसी से, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। जहाँ तक बात आती है उनकी एंटी इनकम्बेंसी की, उनके व्यक्तिगत रूप से किसी का कोई काम हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन अर्जुन राम जी के पास जो भी गया उसका प्रयास उन्होंने ज़रूर किया। लोगों के मन में ये तो था कि ढंग से मिलते हैं, सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं और प्रयास करते हैं, काम किसी का हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये उनके स्वभाव की विशेषता थी। हो सकता है कई बार क्या होता है, लंबे समय से कोई व्यक्ति एक सत्ता में होता है या लगातार 15 साल से वो सांसद हैं, तो एक वैसी उबाऊ प्रवृत्ति जो सामान्य व्यवहार है आदमी का वो पनप जाती है। उस कारण उनका कोई छोटा मोटा विरोध हो तो हो, अदरवाइज दोनों के कंपैरिजन में अगर कोई सामान्य व्यक्ति सामान्य समझ से भी चुनेगा तो अर्जुन राम जी को चुनेगा। जैसे जैसे बात चुनाव की है तो चुनाव आगे बढ़ा, जो कल वोटिंग हुई उसमें जो बीजेपी का कोर वोटर था वो बीजेपी के साथ रहा। सभी जगह ये देखने में आया, बीकानेर शहर में ही जैसे जोरदार वोटिंग हुई, बीकानेर ईस्ट में अभी जो 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें 59% पोलिंग हुई थी, लेकिन यहाँ 1% बढ़ा, 60% करीब पोलिंग हुई। इसी तरह पश्चिम में भी करीब 64% पोलिंग हुई। और सुबह से देखने में आया, जहाँ सामान्य बूथों पर ये देखने में आता है कि माइनॉरिटी के महिलाओं की और वोटर्स की कतारें होती है, इस बार हिंदू महिलाओं की कतारें सुबह से देखी गई। तो लगता ऐसा है कि राम मंदिर या जो भी जिन मुद्दों को एड्रेस किया उसके कारण शहरी क्षेत्र में और महिलाओं में पूरी अक्रॉस लोकसभा अच्छा रुझान था। अब जहाँ तक बात आती है कि पोलिंग परसेंट, हम तुलना करते हैं 2019 के चुनाव से, 4% 5% करीब लोग पोल कम हुआ। उसका अगर हम देखते हैं तो सब अध्ययन करते हैं तो पूरी लोकसभा में सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सभी जातियों में, चाहे जाटों के गांव हो, चाहे विष्णुइयों के गांव हो, चाहे राजपूतों के गांव हो या अन्य जातियों के गांव, सभी जगह पोलिंग परसेंटेज कम हुआ। उदासीनता का मेन कारण ये भी लगता है कि कुछ कांग्रेस का ऐसा वर्ग था जो इनके बयानों से खिन्न था और वो जो पक्के कांग्रेस के वोटर हैं, बहुत से ऐसे वोटर हैं जो इन्होंने कांग्रेस के अलावा जीवन में किसी को वोट ही नहीं दिया, उन लोगों ने भी ये तय किया कि गोविंद राम को तो वोट नहीं देना और वो वोट डालने ही नहीं गए। ऐसा भी कुछ जगह देखने में आया। और जहाँ तक बीजेपी के कोर वोटर का सवाल है वो तो सभी जगह अच्छा हुआ और मेरा ऐसा मानना है कि बीकानेर ईस्ट वेस्ट दोनों जगह 1 लाख से अधिक बीजेपी मिला के लीड लेगी। अनूपगढ़ में भी 10-15 हज़ार की लीड ऐसी कार्यकर्ताओं का मानना है और नोखा में भी लगभग इतनी लीड रहेगी। बाकी 4 विधानसभाओं का अभी सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाना शेष है, तो उसके अध्ययन के बाद ओवरऑल लीड तो बता पहुँच पाएंगे कि लगभग इतनी लीड रहनी चाहिए। लेकिन जीत जो है वो ऐसा लगता है कि
अर्जुन राम जी की जीत सुनिश्चित है। सबसे पहले तो जो ये चुनाव होने के बाद हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि एक तरफ वोटर बढ़े हैं और परसेंटेज कम हुई है। तो इसके लिए प्रशासन को भी सोचना होगा और पार्टीज और उम्मीदवारों को भी सोचना होगा कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। जहाँ वोट बढ़ रहे हैं और परसेंटेज कम हो रही है, तो कहीं पब्लिक का झुकाव, रुझान कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, इस तय के अंदर उन्हीं लोगों को जाना होगा। हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। रहा सवाल दोनों कैंडिडेट्स के कैंडिडेचर का, तो दोनों अनुसूचित जाति के थे क्योंकि रिजर्व सीट थी, और दोनों के अंदर नो डाउट गोविंद राम में जो अग्रेसिव है, तो इस जाति विशेष के अंदर उसको ज़्यादा सपोर्ट मिला है, ऐसा देखने को लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है अर्जुन राम, वो बड़े सौम्य, बड़े सोबर और मीठे बोलने वाले हैं, तो इसका बेनिफिट उसको सुवर्णों के अंदर मिला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सामान्य आदमी जब भी बात करेगा तो गोविंद राम को गोविंद राम कहेगा, अर्जुन राम को अर्जुन राम जी लगाएगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क रहेगा और ये वोटों की काउंटिंग में भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बीकानेर के अंदर एमपी के इलेक्शन शुरू से हम देखें तो अर्जुन राम जी एक ऐसे कैंडिडेट थे या ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने सबसे पहले अपना एक चैम्बर रखा। यहाँ पे आम आदमी वहाँ जाकर अपनी व्यथा रख सकता था, उनको वो मिलते हैं, पूछते हैं और उसके लिए क्रियाकलाप भी करते हैं। यहाँ से दिल्ली जब भी कोई आदमी जाता है तो उनके निवास स्थान पर भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि मैं खुद वहाँ 2-3 मरतबा गया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जिस काम के लिए वो काम भी उन्होंने करवाया और वहाँ लोगों के रहने की, ठहरने की व्यवस्था तक कर रखी है उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगी कि उनकी धर्मपत्नी रात को सोने से पहले वहाँ जितने लोग ठहरे होते उनको पूछ के आती थी कि भाई खाना खाया है या नहीं, क्योंकि वहाँ खाने की व्यवस्था कर रखी थी। अगर नहीं होता तो वो लेडी आकर के सबको खाना खिलाती थी। ये एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जो वोटिंग कास्ट हुई कल यही देखने को मिला, और मेरा ये जो सोच है उसके अंदर अर्जुन राम जी आगे रहेंगे। मैं सोचता हूँ कि चुनाव का जो शुरू में जो रुझान चला, कुछ जो यूथ है एक जाति विशेष के जिनका भी बोलने से जो इनकी भाषा की शैली है गोविंद राम जी की, उससे कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस रहे, नो डाउट रहे। लेकिन जो आम नागरिक है, जो आम वोटर्स है 19 लाख 20 लाख, उन सब में अर्जुन राम जी एक सौम्य और बहुत सरल व्यक्तित्व माने जाते हैं। दूसरा, जब लोग तुलनात्मक देखते हैं, इस बात को देखते हैं कि उपलब्ध कौन रहता है। पहले जो इनका 5 साल का कार्यकाल रहा मंत्री के रूप में गोविंद राम जी का, और इनका 15 साल का कार्यकाल रहा, जो उपलब्धता है, जो मिलनसारिता है, वो अर्जुन राम जी के लिए बहुत सामान्य थी। कोई भी आदमी उन तक पहुँच सकता था, उन तक जा सकता था, उनसे बात करता था, अपनी बात रख सकता था। काम सबके हो ऐसा नहीं है, पर किसी के नहीं हुआ ऐसा भी नहीं। जो व्यक्ति के उनका काम हुआ, काम करते भी हैं। लेकिन अगर कोई नाली ट्यूबलाइट की बात करते हैं अलग विषय है, बाकी जो बड़े काम है बीकानेर के आपको बताने के लिए भी है, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे हो, भारतमाला हो, ट्रेनों का व्यवस्था हो, सभी गाँव में, एक गाँव में आप जाइए, मैं लगभग सभी गाँव को लोग हर गाँव में बढ़िया रोड। मतदान के बाद की जो उस आते हैं सर, मतदान में बीकानेर पूर्व पश्चिम से शुरू करते हैं। बीकानेर पश्चिम और पूर्व दोनों को लेकर करीब 1.25 लाख से ज़्यादा लीड मिलेगी, 1.25 लाख वोटों की लीड आई। उसके बाद कोलायत आते हैं। कोलायत में चाहे कोई वर्ग नाराज रहा हो, जो जिस वर्ग का कहते हैं जाट वर्ग नाराज था, लेकिन नाराजगी का असर बाकी राजस्थान में कहीं भी हो सकता है, बीकानेर में 50-50 हो सकता है। तो वो वर्ग अपने आप को शम करते हैं, उनकी वोटें कहीं ना कहीं गिनती को खत्म करते हैं। दूसरी जात का भी कहते हैं विशाख कोलायत में जो मेघवाल वर्ग है, ऐसी वर्ग है, उसमें गोविंद राम कहीं चर्चित रहे। लेकिन उसके बाद भी जो अर्जुन राम जी की सौम्यता है वो उसको बैलेंस करती है। तो उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, कोई बहुत ज़्यादा लीडिंग एक्टर की आगे ऐसा नहीं रहा। अब जो सामान्य ओबीसी का वोट है, ब्राह्मण, राजपूत, बनिए और ओबीसी, वो सारा का सारा वोट एक तरफ गया है, मैक्सिमम वोट है उसमें एक तरफ। तो जो जीत का अंतर है निश्चित रूप से, वो कोलायत है, चाहे वो अनूपगढ़ है, चाहे लूनगंजसर है, चाहे नोखा है, चाहे डूंगरगढ़ है, कहीं भी 8 विधानसभाओं में 7 से लगभग 7 या 8 विधानसभाओं में अर्जुन राम जी लीड करेंगे। ऐसी कोई विधानसभा नहीं रहेगी मेरे हिसाब से जहाँ पर वो कोई पीछे रह जाए। पिछली बार तो ये था कि 8 में करेंगे, लेकिन इस बार 7 हो सकती है, लेकिन 7 से कम में
गुंजाइश नहीं। और तो 8वां में ये मन तो ये कहता 8वां में लीड है, जो अब तक जितने हिसाब से बात किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी आ सकती है एक आधी विधानसभा में। 7 विधानसभा में लीड करेंगे, बीकानेर की जो 1 लाख 1.5 लाख की टिकट होगी, ऐसे करके 1.5 से 2 लाख या 2 से प्लस जीत का आंकड़ा फिक्स है। तो कांग्रेस भी मान चुकी थी, जैसा अभी बताया था रवि जी ने, 5 दिन पहले वो क्विट कर गए। कहीं कोई बीकानेर शहर में अधिकतर गाँव में कांग्रेस का एजेंट नहीं बैठा। मैं कई गाँव में कल जाके आया तो वहाँ मिला ही नहीं कोई व्यक्ति, कोई 1-2 कांग्रेस थे, वो भी बीजेपी वाले थे, वो आपके भाई भाई है जैसे करके बैठ गए। इसका मतलब उनका मन में इतने था कि जीत तो अर्जुन राम जी की है कि और एक जो खाली बाईपास नहीं देना है, इसलिए चुनाव लड़ना। तो जीतते हैं फाइनल और जीत चुके हैं, ये मान के रखते हैं। बीकानेर की प्रत्येक विधानसभा में अर्जुन राम जी लीड करेंगे। ये चुनाव जो है वोटर्स 3 ग्रुप में बंटा था, एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक बीजेपी के प्रदेश मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज था जाट वर्ग, जो पहलवानों बच्चियां जो बैठी थी उसको डील करने की बात को लेकर के विवाद में था। और राजस्थान का जाट नाराज था राहुल खसमा के टिकट को लेकर, और भरतपुर में जैसे जाट नाराज थे वो उनके आरक्षण के कारण। जाटपुर राजस्थान में इस बार नाराज था मुझसे, लेकिन बीकानेर में अर्जुन राम जी से जाट नाराज नहीं, अर्जुन राम जी से ज़्यादा नाराजगी लोगों की ये थी कि इनका रिमार्केबल काम कोई नहीं। आम आदमी के मन में ये जरूर था कि रिमार्केबल वजह से बीकानेर के लोगों की समस्या रेल फाटकों की समस्या, सूरसागर की समस्या या ऐसी ये जो रिमार्केबल, जैसे वसुंधरा ने सूरसागर किया, आज भी आम आदमी जो है ना वसुंधरा जी को याद करता है, वसुंधरा जी सूरसागर। ऐसे ही यदि रेल फाटकों की या कोई समस्या की हल नहीं हो पाई। हालांकि अर्जुन राम जी की बुकलेट में बहुत सारे काम हैं, भारतमाला को और रेल में ये पूरे भारतवर्ष में काम हो रहा है, और नरेंद्र मोदी के काम हो रहे हैं। उन कामों को लोग क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, और जो लोग जाकर के आए हैं रेल की, जिन्होंने यात्राएं करी, वो बीकानेर में काम नहीं है, पूरे भारत में है। और मैं स्वयं व्यक्ति से मदुरई तक जाकर आया हूँ, मदुरई से लेकर बीकानेर तक हर रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है, और जहाँ रोड से तो रोड पे काम चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं। तो अर्जुन राम जी से नाराजगी व्यक्तिगत तो कोई थी नहीं, वही था कि अर्जुन राम जी का कोई रिमार्केबल बीकानेर में काम नहीं है, लेकिन दूसरा विकल्प भी नहीं है, इसलिए जो न्यूट्रल वोटर था वो अर्जुन राम जी की तरफ गया। जाट जो नाराज थे उनके भी अर्जुन राम जी से नाराजगी नहीं थी, और उधर गोविंद मेघवाल के व्यवहार से वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वोट परसेंटेज कम हुआ है। वोट परसेंटेज कम हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, बाकी कस्बों में डूंगरगढ़ मेरी बात हुई, नोखा बात हुई, खाजवाड़ा बात हुई, तो कस्बों में सब जगह बीजेपी आगे चली। कस्बा कोई ऐसा नहीं है, अमूलगढ़ मेरे कोई ज़्यादा संवाद नहीं है, लेकिन मैंने खाजवाड़ा बात करी, डूंगरगढ़ बात करी, नोखा बात करी, और बीकानेर पूर्व पश्चिम में तो सबको आम आदमी को पता है, कोई भी कांग्रेसी भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि बीजेपी 1 लाख से ज़्यादा आगे हो सकती। तो सभी, और कोलायत में हो सकता है कि मेघवाल, ये जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो जो गाली गलौज करता है उसको हीरो मानते हैं, तो गोविंद मेघवाल को इसलिए वो हीरो मान सकते हैं। तो 60% गोविंद ले जाएगा, तो 40% जो पढ़े लिखे या थोड़े समझदार लोग वो अर्जुन राम जी के साथ, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के अर्जुन राम जी चुनाव 100% जीतेंगे। एक दूसरा है, जैसे मोमा से मेरी बात हुई, तो अर्जुन राम जी की घोषणाएं जो कर देते हैं, जो पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनको आगे भविष्य में ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए जो पूरी नहीं कर सकती। जैसे मोमा सर को वहाँ के लोगों की मांग भी नहीं थी कि उप तहसील बनाएंगे, वहाँ 2019 के चुनाव में उप तहसील की घोषणा कर दिया, वहाँ वो कर नहीं पाए। ऐसे एक खाद बीज का मामला था, वो दोनों खाद कोई वो इफ्को ने खाद कोई नकली दे दी, तो उसको लेकर के बहुत सारी फसलें जल गई, तो अर्जुन राम जी वहाँ घोषणा करी है कि हम जो है किसानों को मुआवजा दिला पाएंगे, तो दे नहीं पाए, वो तो प्राइवेट वो थी, तो दिलवा नहीं पाए। तो अर्जुन राम जी को आगे भविष्य में ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए जो पूरी नहीं कर पाए। बाकी अर्जुन राम जी के सदव्यवहार, सांसद सेवा केंद्र और संसद में सक्रिय भागीदारी को लेकर के आम न्यूट्रल वोटर अर्जुन राम जी पक्ष में था। और वैसे राम मंदिर, नरेंद्र मोदी, इनके कामों को देख करके यार चलो है जिसको है, लेकिन वोट तो मोदी ने, वो 370 का भी प्रभाव था, वो सर्जिकल स्ट्राइक का भी असर था, और पाकिस्तान में जो भुखमरी आई नोटबंदी कारण, ये एक मैसेज भी था। तो उस कुल मिलाकर के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का पूरा
जो है बीजेपी के पक्ष में था। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इसमें जीतेगी और आगे अर्जुन राम जी को इस बार जो कमियां रही उसको पूरी करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो पोलिंग जो कम हुई है वो पूरे हिंदुस्तान में कम है। यक्ष प्रश्न यही है कि पोलिंग किसकी कम हुई। तो मेरा अपना ये मानना है, पोलिंग चुनाव जो है वो है मोदी और मोदी एंटी। मुद्दा यही है, बाकी कुछ नहीं है। काम वाम वैसे हर चीज़ का बढ़ता है, बाकी आंशिक बढ़ता है। ना तो रेल से बटेगा, ना हाईवे से बटेगा, ना और कोई बातों से बटेगा, ना कोई आश्वासन दे दिया, किसी का काम नहीं है। इन सब का फर्क पड़ता है, बाकी आंशिक पड़ता है। अभी जो चुनाव है, इस चुनाव में मोदी और मोदी एंटी वोट है, मूल बात ये है। और अब जो पोलिंग, तो कोई एक भी स्टेट ऐसा नहीं है 102 सीटों में जहाँ पोलिंग कम नहीं हो। पर्टिकुलर कुछ हो सकता है हुआ, स्टेट के वाइज देखोगे तो आप सब में पोलिंग कम हुई है। 5%, 10%, कई 10% से भी ज़्यादा हुई है। तो इसके पीछे मेरे जो समझ आ रहा है कारण तो एक नहीं अनेक होंगे। जो प्रमुख कारण मेरे को जो समझ आ रहा है वो यही है कि मोदी जीत तो रही है, कहीं वोट देना तो अपना कहीं वोट से फर्क पड़े, जीत तो है। और जो एंटी मोदी है वो सारा जीता तो है, हारे तो है, कोई तो दिखाने वोट। मूल थीम ये है। अब बात यह है कि वोट दोनों ही तरफ से कम पड़े, ऐसा नहीं है। और वो युग अब खत्म हो गया। अब कम पोलिंग पड़ने से इसको लाभ होता है, अधिक वोट पड़ने से इसको लाभ होता है, ये अपवाद रह गया, कुछ नहीं है। ये 20-25 साल पुरानी बात है सब। अभी जो 20-25 साल से माहौल बन रहा है उसमें ये कोई महत्व नहीं है ज़्यादा कि पोलिंग ट्रेंड जो है कम होने से इसको नुकसान होता है, ज़्यादा होने से इसको फायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। अब रह गई बात बीकानेर, तो ट्रेंड तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कम पोलिंग का। यहाँ सबका अपना अपना आकलन करने का तरीका है। तो इसमें 2-3 बातें जो मेरे को नज़र आ रही हैं। तो पोलिंग कम होना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सब जगह ही हो रही है, यहाँ भी हो रही है। अब बात यह है कि पोलिंग जितनी हो गई वो तो हो गई, पैक हो गई। तो अब क्या लगता है? तो एक तो तय है कि इस बार 19 की तुलना में बीजेपी को कुछ वोटों का वो प्रतिशत में अंतर हो सकता है। जाटों के वोट कम मिलेंगे 2019 के भविष्य में। पोलिंग कम से ऐसा लगता है कि जितना लगता था कम पड़ेगा उतना कम नहीं, क्योंकि पोलिंग उनकी भी कम है। विस्तृत आंकड़े तो कल जब प्रिंट मीडिया में बूथ से आएगा जब पता पड़ेगा। जैसे कोलायत में क्या रिजल्ट है, तो पोलिंग कहाँ कम हुई, तो बूथ से जब आएगा, जब बरसिंह सर है, पलाना है, इसमें क्या पोलिंग है। जैसे एवरेज मान लो 45 रही, तो उस गांव में उन बूथों पे 45 से कम और एक ज़्यादा रही। उससे आकलन होगा कि कम पोलिंग से किसको फायदा है, किसको नुकसान। ये एक उदाहरण है। तो कुल मिला के SC/ST में मेरा अपना ये मानना है कि कम से कम 10% वोट, SC/ST में नहीं, सिर्फ मेघवाल समाज में, SC/ST के मेघवाल समाज में कम से कम 10% वोट कम होगा बीजेपी के 2019 की तुलना में। बाकी कोई वोट कम नहीं होता। नाराजगी होनी अलग बात है, शिकायत होनी अलग बात है, वोट में कन्वर्ट होना अलग बात है। ये दो अलग अलग है। अब इसको इस विधानसभा में इससे आगे इतने पीछे, एक तो वो मेथड होगा, सबका अपना अपना मेथड है काम करने का। तो एक तो 1 लाख वोट कैसे ईस्ट वेस्ट मिला के कांग्रेस क्रॉस नहीं करती, एक तो ये फाइनल सा लगता है मेरे को। और दूसरा SC/ST के वोट कम मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। जाटों के वोट भी आंशिक कम मिले, जिसकी संभावना ज़्यादा कम मिलने की थी, आंशिक अभी तक की जो स्थिति है। अब एक मेथड से, मेरा जो मेथड है उसमें एक मेथड से तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच की जीत। अर्जुन राम जी की जीत है, इसमें मेरे को समझे नहीं। एक मेथड से 1.5 से 2 लाख के बीच की जीत है। जैसे मोटा मोटी 11 लाख वोट। मेरा अपना ये मानना है कि 4.5 लाख वोट क्रॉस कांग्रेस नहीं करेगी। अब वो नीचे कितना जाए ऊपर कितना जाए उसकी बात। और ईस्ट वेस्ट में 1 लाख वोट क्रॉस नहीं करेगी कांग्रेस, कैसे? तो ये जो अंतर आ रहा है, अब जातिगत भी आप लोगे तो नाराजगी जो दिखती है ना, वो वोट में कन्वर्ट होना बहुत दोहरा काम, इतना सहज नहीं है। नाराजगी तो मेरी भी हो सकती है, पार्टी से भी हो सकती है, कैंडिडेट से भी हो सकती है। वोट बदलना बहुत
टेढ़ा काम है। फिर प्रत्याशियों की दोनों की तुलना करोगे ना तो उसमें अधिकांश जो है वो उसमें अर्जुन राम जी ज़्यादा बेटर है एक व्यवहार की दृष्टि से। बाकी काम कुम की दृष्टि से तो अलग बात है, काम का बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ता नहीं है, आंशिक बढ़ता है, वो भी एक समय तक बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। मेरा अपना ये मानना है। अपवाद में कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो कुल मिला के आप इसको मोटा मोटी यूँ समझ लें, मेरी गणित के हिसाब से 1,20 से लेके 1,80 के बीच में जीत पक्की है। अब हो जाए 1,10 हो जाए 15 हो जाए, वो उस मेथड से तो लाख 1.5 लाख के बीच में आती है, उस मेथड से 1.5 लाख 2 लाख के बीच में। 4.5 लाख वोट क्रॉस कांग्रेस पूरे संसदीय क्षेत्र में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मेरा मानना है। आपका आभार है कि आप पहले ऐसे मीडिया सेंटर से हैं जो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका पार्टी की तरफ से और स्वयं की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। बहुत सी बातें निकल के आ रही है, सरलता भी आ रही है, सौम्यता भी आ रही है, मुखरता भी आ रही है, अग्रेसिव भी आ रही है। ये सब अपनी जगह पर है, क्योंकि ये जो बातें भी निकल के ये सब मतदान से पहले की है और हम यहाँ बात कर रहे हैं मतदान के बाद की। तो निश्चित रूप से कुछ आंकड़े छूट रहे हैं, मैं उनके ऊपर बात करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी से वोट नाराज थे, वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं पड़े, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो वोट भी तो नहीं पड़े। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट है, चाहे राजपूत है, चाहे वैश्य समाज है, चाहे मूल ओबीसी है, आप उन बूथों को उठा के देखिए जिनके ऊपर इनकी बहुतायत है और उनका परसेंटेज निकाल के देखिए, वो 40 से 42% के अंदर सिमट रहे हैं। और कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है, चाहे आप एससी को ले लें, चाहे माइनॉरिटी को ले लें, कुछ और इलाकों को ले लें, उन कांग्रेस के बूथों पर जो लीड जा रही है वो 80 से 90% के बीच में जा रही है, 75 भी जा रही है, एवरेज में 80% मानता हूँ। तो ये आधा आधा फर्क सीधा सीधा इन बूथों के ऊपर नजर आ रहा है। राजपूत समाज कांग्रेस के साथ नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी से उसका विरोध था, लेकिन राजपूत समाज वोट देने में तो नहीं आया। उसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन उसका फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि उसने भाजपा को भी वोट नहीं दिया। मूल ओबीसी ने भाजपा को वोट नहीं दिया, फायदा तो कांग्रेस को होगा, नुकसान कैसे होगा? आंकड़ा अपना अपना है। 4 विधानसभा ऐसी है जहां कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर से फासला रखे। अनूपगढ़ आप अपने अपने आंकड़े हैं, अनूपगढ़, डूंगरगढ़, आपके नूनकरण सर और खाजूवाला, ये 4 विधानसभा ऐसी है जहां कांग्रेस बड़ी लीड लेकर आएगी। अब बात करते हैं पूर्व और पश्चिम की। पूर्व और पश्चिम में पिछले लोकसभा चुनाव को जो देखें या विधानसभा चुनाव को देखें, उनके आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं। और ये कुछ माहौल भी है कि जो शहरी मतदाता है वो भाजपा के साथ रहता है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन आज मैं इस बात को कहना भी चाहता हूँ कि वो जो भाजपा के साथ रहने वाला मतदाता है वो मत देने तो नहीं गया, तो फिर वो वोट गएगा। तो जो बड़ी जीत लेके जा रहे हैं शहरी क्षेत्र से, हम भी मानते थे, कहा था इन्होंने, कांग्रेस भी मानते हैं, हम भी मानते थे शहरी क्षेत्र में नहीं मिलेंगे, लेकिन कल जो वोट गिरे हैं उसके बाद कहता हूँ कि जितनी लोकसभा विधानसभा में कांग्रेस को पिछले सालों में नुकसान हुआ, इस बार पूर्व और पश्चिम में वो नुकसान कम होगा और वो कम नुकसान गोविंद राम जी की जीत को सुनिश्चित करेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कोई भी जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का मुखिया होता है, यानी परिवार का मुखिया होता है, वो एक परिवार होता है और उस मुखिया का दायित्व होता है कि वो अपने परिवार का पालन करे। और सरलता और सौम्यता की बात करें, मैं अपने परिवार को मुझे अपना परिवार चलाना है और मेरे परिवार के लोग आके मुझे कोई बात कहे, ये लाना है, मैं हंस के हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, वो परिवार कब तक चलेगा? मुखिया का दायित्व होता है अपने परिवार को संभाले, उस परिवार की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, तब तक मुखिया का आदर रहता है। धीरे धीरे उस मुखिया का आदर कम होता है और वो इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। और मेरा इन सब बातों के रिपीट करने का कोई इरादा नहीं है, मैं लबोलुबाब में इतना कहना चाहता हूँ कि जो वोट परसेंटेज कम हुआ वो उन्हीं क्षेत्रों में कम हुआ जब मूल भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। तो इस आधार पर बीकानेर लोकसभा का जो चुनाव है वो गोविंद राम मेघवाल निश्चित रूप से जीतेंगे।
ये सुना गया कि अर्जुन राम जी मेघवाल जो है वो करीब 3 लाख 4 लाख वोटों के मार्जिन से जीतेंगे। जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, 19 अप्रैल का समय नज़दीक आता गया, वोटों की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती गई। 3-4 लाख का जो आंकड़ा था ये 2 लाख 1.5 लाख तक आ गया। अभी आप लोगों में से कोई कह रहा था कि 1-1.5 लाख के वोटों के मार्जिन से जीतेंगे। अब सवाल उठता है कि ये आंकड़ा कम क्यों हुआ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी फैक्टर काम करता है। नरेंद्र मोदी की पिछले कई वर्षों से एक मोदी लहर है, इससे कोई मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई असहमत होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अर्जुन राम जी का जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती गई, ये वोटों का जो आंकड़ा है वो कम क्यों होता गया। इसका जवाब जानने के लिए मैं आपको आज से उस टाइम में ले जाऊंगा जहां अर्जुन राम जी दूसरी बार सांसद बने थे। इसी तरह हम लोगों का मजमा बैठा हुआ था। आज तो अर्जुन राम जी इस सभा में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उस सभा के अंदर अर्जुन राम जी बैठे हुए थे और उस समय एक शॉर्ट एनालिसिस किया गया एज ए कैंडिडेट कि अर्जुन राम जी की क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। इस तरह मेरा नंबर आया तो मैंने बात कही कि अर्जुन राम जी का जो व्यवहार है, अजय जी जैसा कह रहे थे, विनोद जी आप जैसा कह रहे थे, उनका व्यवहार उनका सबसे बड़ा मित्र और उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि करीब 1 दशक पहले जब मैंने नेशनल जर्नलिज्म की शुरुआत की थी तो मुझे काफ़ी लंबे वक्फे तक मैं अर्जुन राम जी के साथ में मिला था, तो उनके व्यक्तिगत जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा, समझा और जाना है। उनकी सबसे बड़ी खूबी है उनका व्यवहार। अजय जी आपने बहुत अच्छा कहा कि उनके घर में अगर कोई बीकानेर से जाता है तो उनकी जो मिसेज है वो खुद देखभाल करने जाती है कि वाकई में कि इन लोगों ने खाना खाया है नहीं। अरे मैं तो ये कहता हूँ बीकानेर से कोई जाए भी तो उनको एक्स्ट्रा तवज्जो मिलती है। ये एक अच्छे व्यवहार, और किसी ने कहा कि बहुत सरल मिजाज के व्यक्ति है, उस बात की तस्दीक करती है। लेकिन नितिन जी ने बहुत अच्छी बात कही। नितिन जी ने कहा कि बीइंग अ मुखिया ऑफ अ होम, घर का मुखिया होने के नाते मुझे जिम्मेदारी दी जाती है रवि जी कि मुझे ये चीज़ें लेके आनी है, ये चीज़ें लेके आनी है, लेकिन मैं सिर्फ पुचकारता रहूँ, सिर्फ प्रेम से मना करता रहूँ तो ऐसा संभव नहीं है कि वो लंबे समय तक वो चीज़ें चल पाएगी। मुझे लगता है कि वोटों का जो जीत का जो मार्जिन है, संभवतः देखिए ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उनकी जीत होनी तय है, ऐसा मुझको लगता है, लेकिन लंबे और बड़े मार्जिन से नहीं होगी। तो ये जो मार्जिन जो कम हुआ, इस मार्जिन के कम होने की वजह अर्जुन राम जी को जानने की ज़रूरत है, पहली अव्वल बात। और दूसरी बात ये कि वो क्या कमियां रही। मैं फिर कहता हूँ कि इस मीटिंग में अर्जुन राम जी नहीं है, लेकिन शॉर्ट एनालिसिस चूँकि हम लोग कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी कमियां जानने की भी ज़रूरत है। सिर्फ सरल और मृदु व्यवहार से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। नितिन जी का कहना सही है कि आपको काम करवाना होगा, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है कि लोगों के पास में इस परिचर्चा, जब ये परिचर्चा हो रही थी, इस परिचर्चा की शुरुआत से पहले कुछ लोगों ने कहा कि कोई विकल्प नहीं था। ये भी है, अच्छा विकल्प होता तो शायद ये जो वोटों का मार्जिन है जो हम कह रहे हैं कि बहुत कम रहा, हो सकता है उसमें भी बड़ा संघर्ष हो सकता था। तो अव्वल तो उनको बीकानेर के ऊपर काम करवाने, चूँकि वो 2-3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अभी वर्तमान में वो कानून मंत्री हैं, तो ये बहुत बड़ा ओहदा होता है। उनसे लोगों की वाकई में उम्मीद है कि वो बीकानेर के लिए कुछ काम करवाएं। और विनोद जी ने एक बात कोट करते हुए उन्होंने कहा कि रिमार्केबल वर्क उन्होंने कोई नहीं किया है। तो वो रिमार्केबल वर्क क्या है, वो मंत्री है, उन्हें खुद एनालिसिस करना चाहिए। और वाकई में बीकानेर को ऐसे रिमार्केबल वर्क की काम की ज़रूरत है जिनको उनको पूरा करने की ज़रूरत है। हम जिस ऑफिस में बैठे हैं, खबर अपडेट ने आज से करीब 6-8 महीने पहले, करीब साल भर हो सकता है, साल भर के वक्फे पहले हम लोगों ने बीकानेर के समग्र विकास के ऊपर, अजय जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, विनोद जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब हमारी टीम का हिस्सा थे। बीकानेर में बीकानेर का क्या समग्र विकास हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर एजुकेशन हब सेंटर क्यों नहीं बना, यहाँ का कल्चर, यहाँ के बहुत सारे तमाम मुद्दे, हेल्थ की बात करो, मेडिकल की बात करो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर खबर अपडेट ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट के करीब 200-250 लोगों का इंटरव्यू किया था और बीकानेर का हर वो इशू खंगालने का, समेटने की हमने वो कोशिश की थी जिससे बीकानेर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि जीते, चाहे वो भाजपा से जीते, चाहे वो कांग्रेस से जीते, अगर उनको
बीकानेर का पूरा मैनिफेस्टो चाहिए, बीकानेर का पूरा विकास के जनहित के मुद्दे, बीकानेर का किस तरह से और डेवलपमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्री उनको ज़रूर देखनी चाहिए। उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि उसको ज़रूर देखें। और मुझे लगता है कि बड़े रिसर्च के बाद में उस डॉक्यूमेंट्री को 2-3 महीनों का निजी खर्च पे वो बनाई गई थी, और हमने 2-3 और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर तमाम तरह के मुद्दों को हमने समेटने की कोशिश की। जो भी जनप्रतिनिधि जीते, मेरी रिक्वेस्ट है कि उस डॉक्यूमेंट्री को देखें और उसके ऊपर एक्शन करते हुए बीकानेर के समग्र विकास के ऊपर वो उसको बीकानेर को और आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करें। बीकानेर लोकसभा 2 गाँव ऐसे जहाँ बाइकाट हुआ है ना, एक में 34 वोट पड़ गए धीरे राम और एक जगह वोट बिल्कुल नहीं पड़े 2 गाँवों में, वहाँ उनकी कोई लोकल समस्या होगी। अर्जुन आप जो काम की जाते बात है, मैं समझता हूँ नाली सड़क का कोई काम नहीं है, लेकिन अर्जुन आप ने जो वोटे जैसे अभी श्रीमेघ हब की बात बीकानेर में चल रही है, उसके लिए गैस पाइपलाइन बिल्कुल बहुत जल्दी अपने बीच में आने वाली है। उससे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो यहाँ अपना काम लगाएंगे, बीकानेर के लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छे रोजगार के साथ उपलब्ध होंगे जो श्रीमेघ हब बनने के बाद यहाँ का जो रॉ मटेरियल है अभी और भी जाता है और भी स्थानों पर जाता है, लेकिन वो यहीं रहेगा, अच्छा काम मिलेगा। सौर ऊर्जा के मामले में बीकानेर हब बन चुका है, उससे भी लोगों को जॉब मिला है, लोगों की जो ज़मीनें थी उनकी अच्छी कीमत भी उनको मिली है। और विकास के लिए जो बात उनके समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों के ट्रांसफ़र की बात आती है। सबसे बड़ी जो मैंने नोट की है कि ट्रांसफ़र के लिए सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में राजनीतिक हस्तक्षेप नए के समान है। मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि ट्रांसफ़र के मामले में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, और उसके कारण से लोगों के ट्रांसफ़र की जो है उसकी वजह से बार बार लोगों का काम नहीं हुआ। अब रेलवे फाटक की समस्या की बात है, तो रेलवे फाटक के लिए बीजेपी के राज में यहाँ बजट भी सैंक्शन हो गया, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने उस मोर्चे ने पैदा किया, हाईकोर्ट तक लोग चले गए। अब उसका समाधान कैसे हो, ये एक बड़ी समस्या भी, हाईकोर्ट तक लोग चले गए, हाईकोर्ट में अटका गया। यहाँ के एक मैं रोकना चाहूँगा साहब, क्योंकि मतदान के बाद की स्थिति की बात चल रही है। अब आप जब समस्याओं की बात कर रहे, रेलवे फाटक की बात करें, रेलवे फाटक के लिए पैसा हर बार कांग्रेस ने दिया, और इस बार भी कोर्ट गेट फाटक की समस्या का समाधान कांग्रेस के राज में हुआ, और आपके विधायक जेठालाल व्यास ने उसके ऊपर अड़ंगा लगाया। अड़ंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। मैं माफी के साथ चाह रहा हूँ कि ये मुद्दा नहीं है, ये बहस का मुद्दा नहीं है, तो आप भी जगह पर रहे। मतदान के बाद अपनी क्या स्थिति है? जी, मतदान के बाद आप उसके ऊपर बात करें। वोट कितने पड़े हैं इस पर चर्चा है, उसकी पृष्ठभूमि तो देखनी पड़ेगी। नहीं साहब, वो उम्मीद है कि नहीं, आप उसके ऊपर बात करें। क्यों ऐसा हुआ? तो फिर आप राजनीतिक बात करें, मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप चालू मत करें। मतदान के बाद की स्थिति में आज तो आपकी बोल चाल से न तो चुनाव जीतेंगे न चुनाव हारेंगे। वर्तमान स्थिति है जो मैंने देखा है लोगों उसी तरीके से रखे। और पूरे लोकसभा में माफी चाहता हूँ आपसे, पूरे लोकसभा मैंने चर्चा की है और उनसे जानकारी ली। अनूपगढ़ की बात आई, अनूपगढ़ से कम 40 से 50 हज़ार की लीड मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूँ अनूपगढ़ से मिलेगी। पिछली बार ये बात सही है 84 हज़ार की लीड थी, लेकिन इस बार 40, आप तो वहीं कह रहते हैं 40 से 50 हज़ार की लीड वहाँ से मिलेगी। मैंने वहाँ से बहुत लोगों से चर्चा की है। जो वातावरण बना है, अर्जुन नाथ जी की जो वहाँ यात्रा में जनसंपर्क हुआ है, भारी जनसैलाब उसमें हो रहा है। बहुत अच्छा लोगों ने रेस्पॉन्स किया। छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है, 15 साल के कारण से छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये चुनाव मोदी जी के नाम पे चुनाव है। मुझे ऐसे लोग भी मिले गए, मन मार पड़ा वोट तो मैं मोदी जी ने दे सकता, ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं कि वो अर्जुन भी वोट नहीं देना चाहते, लेकिन वो मोदी जी को वोट देंगे। तो ये सारा चुनाव केंद्रित हो रहा है मोदी जी के नाम पे केंद्रित है। मोदी जी ने भी कहा कि सारा वोट मुझे आप दीजिए, बाकी सारी बातें वो मेरे पे छोड़ दीजिए, जो क्या कुछ करना है। और राष्ट्रव्यापी जो और एक ये अवधारणा बन गई थी कि साहब मेघवालों के वोट नहीं मिल रहे, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। हमने जो नोट किया, हमने जो देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है, ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन एक धारणा लोगों ने बना दी, हर व्यक्ति के मुंह से ही निकलना था कि मेघवाल समाज के वोट नहीं मिलेंगे, मेघवाल समाज के वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसी धारणा ये केवल परसेप्शन बन गया था। और किस कारण से बना वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक परसेप्शन जरूर बन गया था कि मेघवाल समाज के वोट नहीं मिलेंगे, जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी। मेघवाल समाज के लोगों से भी हमारा मिलना हुआ है, काफ़ी उनसे चर्चाएं हुई, उनकी हमने 1500 लोगों की मीटिंग भी की है, केवल मेघवाल समाज की, जिसमें 300-400 महिलाएं होगी। ऐसी भी हमारा प्रयास, हमने अच्छा प्रयास उस क्षेत्र में किया है। लेकिन और अर्जुन राम जी को जो वोट मिलेंगे उनके व्यवहार की वजह से, उनकी कार्यशैली की वजह से आम कहीं भी चले जाते हैं। अभी भी चुनाव में मुझे बहुत लोग मिले कि यार आप भी बहुत बढ़िया है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो जब इस बात पे व्यक्ति के नाम पे वोट मिलेंगे तो अर्जुन राम जी को वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने जो उनकी जो कार्यशैली उससे भी चुनाव के बाद जो वातावरण बना है, और बाकी तो ये अपने सबने इसमें चर्चा की है। मैं समझता हूँ 8 विधानसभा में जो मेरा धारणा है,
8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। जैसे पिछले बार कोलायत में 1800 वोट आगे रहे, लेकिन कितने वोटों से आगे रहे, हर विधानसभा में भाजपा आगे रहेगी, 8 विधानसभा में लीड करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हेम जी ने मुझे कहा कि मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूं, तो यहाँ से खबर निकल कर ये आ रही कि अर्जुन राम जीत रहे हैं, और खबर को जो अपडेट किया है वो खबर अपडेट ने उसमें पॉइंट्स निकाले हैं कि क्यों अर्जुन राम जीत रहे हैं। तो उसमें जो मुख्य बातें सामने निकल कर आई, सरल सौम्य व्यवहार, निश्चित रूप से आपत्ति थी कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन को कि इस व्यवहार से तो खाली पेट नहीं भरता, परंतु सबसे पहले चाहिए तो ऐसा ही व्यवहार, उसके बाद में पेट की बात होगी। और पेट भरने के लिए ख्वाब दिखाने में मोदी गवर्नमेंट से बेहतर कोई इस देश में है नहीं। इतने अच्छे ख्वाब दिखाए जाते हैं, पेट किसी का भरो चाहे ना भरो, और ख्वाब से वो पेट भर सकता है। 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होने की बात की थी, और मैं पत्रकारिता की नौकरी छोड़ के कोरोना आया तो मैंने सोचा अभी किसानी में चलते हैं ताकि वहाँ आय दुगनी हो जाएगी, और वहाँ पता चला कि आय तो वहाँ भी रसातल में चली गई। खैर वो अपने एक अलग मुद्दे हो जाएंगे, अपनी अपनी विचारधारा की कहानी सामने निकल कर ये आ रही है। आपकी इस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि बीकानेर लोकसभा का जो उतने भी 11 लाख वोट पड़े हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो बीकानेर एक बार फिर से अर्जुन राम जी मेघवाल पर भरोसा जताने जा रहा है, ये लगभग कहानी निकल कर आई है। हालांकि चर्चा के बाद में हम लोग तो इस तरह की चर्चा भी करने लगे कि अर्जुन 4 जून के बाद में जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में उन्हें क्या क्या काम करवाने चाहिए। तो ये इसलिए निकल के आने लगे अजय जी क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि बीकानेर के लोग जो है वो सरल शांत स्वभाव वाले लोग हैं। वो अब 4 जून के बाद में हमें ये काम करवाने चाहिए। बहुत से लोगों की चर्चा सुनने के बाद में हर एक का यही निकल के प्रेजेंट वे में यही आया कि बीकानेर के लिए तो कोई कुछ करे। अर्जुन राम जी ठीक है, सरल सौम्य है, सब कुछ है, नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल बगल में दिखाई देते हैं, परंतु जितनी हमें पगड़ी लोकसभा टीवी पर दिखाई देती है ना, उस तरह की पगड़ी बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिखाई दी। और ये भाजपा के लोग भी मानते हैं। सिटी में आगे घूम गए, पर ऐसे कई ग्रामीण इलाके अभी भी हैं जहां दूरस्थ इलाके में, अभी मैं इसी चुनाव के दौरान में सत्यप्रकाश जी अर्जुन जी के साथ में गाड़ी में मैंने सफर किया, तो वहां कई लोग ऐसे थे जो मतलब अर्जुन जी खुद जो है उस गांव में उस इलाके में गए हुए अरसा बीत गया। किसी के कान है, मोकान है, क्योंकि बीकानेर का अपना है तो यही है ना, शादी समारोह है, तो इन चीजों में अर्जुन जी नहीं जा पाए। अब जाने से चलो ठीक है, भला उनका हो रहा है जिस तरह से, परंतु बीकानेर का जो रिप्रेजेंटेशन आज तक आजादी के बाद से लेकर अब तक जो अर्जुन राम मेघवाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट में किया या भारत के परिदृश्य में किया, वैसा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया। और इसी वजह से कहीं कहीं बीकानेर का रुख एक बार फिर से अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से। परंतु ये चिंता का विषय है कि वोटिंग परसेंटेज क्यों घट रहा है। निश्चित रूप से न केवल इस विधानसभा में बल्कि जितनी भी सीटों पे चुनाव हुए उनमें वोटिंग परसेंटेज घटने का सबसे बड़ा कारण बीजेपी को आत्ममंथन करना पड़ेगा। आप इतना भी लोगों को मत दबाइए कि उनके पास में विकल्प ना बचे, वो वोट देने के लिए घर से भी ना निकले। तो अशोक जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता, आप मुझे 18 साल से जानते हो। मैं आपको इतना ही मैं आपको इतना ही कहूंगा, मैं आपको इतना ही अशोक जी इतना ही कहूंगा, मुझे पता था आप बोलेंगे, पर ये बात तय है कि जो बातें आ रही है ना देश में कि संविधान बदल देंगे, अगली बार चुनाव, एक मिनट, परसेप्शन बना रहे हैं, विपक्ष ने बना दिया ना, विपक्ष परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गई। अगली बार चुनाव देने की, वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बातें क्यों आ रही है? जब हम एक तरफ विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बातें अगर विपक्ष इतना मजबूत होकर इस तरह का परसेप्शन बना रहा है, तो भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा, ये हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा। आप इस बात को बीजेपी कांग्रेस से इतर होकर सोचिए, ठीक है रिजल्ट आ गया, अर्जुन राम जी जीत गए, आप 400 पार, ये 400 पार क्या है? आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं इस जनता की जो आदेश होने वाला है। ये आपका भी परसेप्शन बनाया ना, विपक्ष ने परसेप्शन बनाया कि संविधान बदल देंगे। अजय जी, बीजेपी परसेप्शन बना रही है तो 400 पार आ रहा है। चुनाव है, मजाक नहीं है। जनता को अपने मन से इतना निराश मत करिए कि वो वोट देने के लिए घरों से भी ना निकले। इसलिए, और नैतिकता का रही बात, तो निश्चित रूप से नैतिकता का पालन होना बहुत जरूरी है। और अर्जुन राम जी जो संभावित जीत जो नजर आ रही है, उसमें उनका जो नैतिकता वाला जो पार्ट है ना, इसी वजह से लोगों ने उनको चूज करने की जो है वो उस दिशा में जा रहे हैं। खबर अपडेट का बहुत बहुत शुक्रिया।